बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं क्यूरी प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। अब बस क्यूरी प्रोसेस होता क्या है, जैसे वीवर्स अगर हमने एक डेटाबेस क्रिएट की है और वो डेटाबेस आपने एसक्यूएल में कर सकते हैं, एमएस एक्सेस में कर सकते हैं, यूरेकल के एसक्यूएल में कर सकते हैं या माई एसक्यूएल में कर सकते हैं। अब वहाँ से आप डाटा रिट्रीव कर रहे हैं या डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी डाटे को सिलेक्ट कर रहे हैं या अपने अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्यूरी जो है ना वो आपकी प्रोसेस हो रही होती है। ऐसे हम क्यूरी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। तो अब ये क्यूरी प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस सिस्टम के ऊपर कैसे होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस में ये होता है कि आपकी डाटाबेस जो है ना वो मुख्तलिफ फ्रेगमेंट के अंदर मुख्तलिफ जगह पे जो है ना लोकेट कर रही होती है। और अगर आपने ग्लोबली या किसी 4-5 साइट के ऊपर आपकी डाटाबेस जो है ना वो वेरी कर रही है और छठी साइट में बैठ के आप कोई ऐसी क्यूरी लगा रहे हैं जहाँ से डाटा तमाम साइट से उठ के आ रहा है, तो वो क्यूरी जो है ना कैसे प्रोसेस होगी और कौन सी क्यूरी जो है ना उसके अंदर हम जो हमारे कह सकते हैं वो बेहतरीन होगी कि हम जिसको क्यूरी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम जो है ना कौन सा मेथड जो है ना वो ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। तो उसके अब इस मेथड को समझने के ढूंढने के लिए या उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें पूरी एक क्यूरी प्रोसेसिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है और कौन सी क्यूरी जो है ना वो क्यूरी प्रोसेस करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपने 10-12 क्यूरी लगाई है और वो 10-12 क्यूरीज एक जैसा रिजल्ट दे रही है, तो उसमें कौन सी क्यूरी ऐसी है जो जल्दी प्रोसेस हो और उसकी टाइम कॉस्ट जो है ना वो कम हो और उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट भी जो है ना वो कम से कम होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्यूरी प्रोसेसिंग इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेक्स्ट is to transform a high level query on a distributed database which is seen as a single database by the user into an efficient execution strategy expressed in a low level language on a local database। बस एक बात मैं आपको बता दी, जब भी कोई आप क्यूरी जो है ना किसी जगह पे लगा रहे होते हैं, बेशक वो आपकी डाटाबेस जो है ना डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस हो, तो उससे आपको ये नहीं पता चलता कि आप जो है डाटा जो है ना आपका एक जगह से आ रहा है या मुख्तलिफ जगह से आ रहा होता है। तो यही तो जो है ना डाटा डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस की समझने ब्यूटी होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी हाई लेवल जो है ना क्यूरी है वो लो लेवल जाके एग्जीक्यूट हो रही होती है और वहाँ से डाटा जो है ना आपको वो मिल रहा होता है। तो इसको हम अगर एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ये एक हाई लेवल यूज़र क्यूरी है, एसक्यूएल की क्यूरी होगी और वो क्यूरी जो है ना क्यूरी प्रोसेसर वो आपका जो है ना वो क्यूरी को प्रोसेस करेगा और उसके बाद लो लेवल मैनिपुलेशन कमांड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है ना वो जाके मैनिपुलेट हो रही होती है। बिकॉज अगर हम क्यूरी प्रोसेसिंग की एक डायग्राम की बात करते हैं, तो ये एक समझ लें कंप्लीट डायग्राम है। आपने एक हाई लेवल क्यूरी जो है ना वो किसी भी समझने के एडिटर के ऊपर कंपोज करते हैं और वो क्यूरी प्रोसेस होती है और वो जाके लो लेवल मैनिपुलेशन कमांड जो है ना वो बनती है डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस सिस्टम के ऊपर। अगर हम विवर्स क्यूरी प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 पे आता है क्यूरी लैंग्वेज है और दैट इज़ यूज्ड एक एसक्यूएल। तो क्यूरी लैंग्वेज के अंदर विवर्स जो ऑथेंटिक जो है ना डाटाबेस के ऊपर ये यूज़ होती है या डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस के, वो हमारे पास एसक्यूएल की कुछ कमांड्स होती हैं या जिन्हें हम क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज जो है ना वो ऑथेंटिक है, उसको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 2 मेथड की बात करें या कंपोनेंट की बात करें तो वो होता है क्यूरी एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजी, द स्टेप दैट वन गोज थ्रू इन एग्जीक्यूटिंग हाई लेवल यूज़र क्यूरीज। और उसके बाद विवर्स तीसरा होता है हमारे पास क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन, हाउ डू वी डिटरमाइन द बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान। और उसके बाद ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि आपका कौन सा प्लान जो है ना वो क्यूरी के लिए बेस्ट है या कौन सा मेथड जो है ना वो बेस्ट होता है। तो ये 3 उसके कंपोनेंट होते हैं। बस सबसे पहले आपका क्यूरी लैंग्वेज होती है, फिर उसके बाद क्यूरी एग्जीक्यूशन मेथडोलॉजी होती है और तीसरा आपका क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब जैसे व्यूअर्स हमारे पास एक एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। कंसीडर द टेबल, हमारे पास 3 टेबल है। एक एम्प्लॉय का टेबल है, इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, उसका टाइटल है। नंबर 2 टेबल हमारे पास असाइनमेंट है, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और वो कितना ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट जो है ना वो कम्प्लीट होगा।
प्रोजेक्ट की टेबल की बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नेम है, बजट उसका कितना है और उसकी लोकेशन क्या है। क्यूरी हमारे पास क्या है, बस क्यूरी ये है गेट द नेम, हमें वो नेम चाहिए ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट के अंदर एज ए मैनेजर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको विवर्स एसक्यूएल के तौर पे इस क्यूरी को देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा असाइनमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज इक्वल टू असाइनमेंट डॉट ई नंबर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू मैनेजर। तो ये हमारे पास विवर्स एक एसक्यूएल की क्यूरी बन जाएगी कि हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय नेम चाहिए। किन के एम्प्लॉय नेम चाहिए, जो हमारे पास एम्प्लॉय के अंदर या असाइनमेंट के ऊपर यानी कि टेबल में से आए। कौन से, जिनका एम्प्लॉय नंबर जो है ना एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नंबर और असाइनमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय नंबर है वो बराबर होना चाहिए एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो क्या होनी चाहिए, एज ए मैनेजर के तौर पर वो काम करते हैं। तो विवर्स इसी को अगर हम रिलेशनल डेटाबेस या रिलेशनल जबरा के थ्रू अगर हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजी 1 में हमारे पास आ जाएगा कि प्रोजेक्ट कर दो ई नेम और उसके बाद क्यूरी हम पैरेंथेसिस के अंदर क्यूरी लगाते हैं सिलेक्शन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो एज ए क्या आ जाएगी, मैनेजर आ जाएगी एंड एम्प्लॉय डॉट ई नंबर इज़ इक्वल टू असाइनमेंट डॉट ई नंबर और उसके बाद थीटा ज्वाइन कर दे या क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दे एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय असाइनमेंट। यानी कि वो क्या करेगा, पहले आपके एम्प्लॉय के टेबल में से वो यानी कि रिकॉर्ड लेगा और उसको क्या कर देगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा असाइनमेंट के टेबल के साथ। और उसके बाद अगर व्यूअर्स हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी 2, ये स्ट्रैटेजी 2 आ जाती है, स्ट्रैटेजी 2 में करते हैं तो उसमें आ जाएगा प्रोजेक्ट कर दो ई नेम को और उसके बाद क्या कर दो, एम्प्लॉय के साथ मैंने नेचुरल ज्वाइन लगा दिया, इसके ऊपर एम्प्लॉय नंबर के, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर और असाइनमेंट का एम्प्लॉय नंबर के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक नेचुरल ज्वाइन लगा दिया और उसके अंदर लगा दिया कि सिलेक्शन कर दो जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए क्या है वो मैनेजर है। तो व्यूअर्स ऊपर के अंदर हमने जो है ना वो लगा दिया है थीटा ज्वाइन लगा दिया है या क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया या कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा दिया और नीचे हमने क्या लगा दिया है, नेचुरल ज्वाइन लगा दिया। लेट्स सपोज अगर व्यूअर्स हम कहते हैं कि हमारे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो है 500 रिकॉर्ड है और उसमें से 100 रिकॉर्ड जो है ना हमारी जो है ना वो क्यूरी को मैच करने के बाद आता है और असाइनमेंट के टेबल में से हमारे पास 200 रिकॉर्ड आ जाता है तो वो क्या करेगा, 100 रिकॉर्ड को 200 रिकॉर्ड के साथ क्या कर देगा, मर्ज कर देगा एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 200 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जो है ना 2000 जो है ना हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना हमारे पास शो होगी। जबकि इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे नेचुरल ज्वाइन की बात करते हैं तो हमारे पास वही रिकॉर्ड आएंगे जिनके जो है ना अंदर जो है ना उनका एम्प्लॉय नंबर जो है ना क्या कर रहा होगा, मैच कर रहा होगा। हो सकता है वहाँ से हमें 100 रिकॉर्ड जो है ना वो हमारा जो है ना एग्जीक्यूशन टेबल के अंदर शो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं सेकंड वन नीड लेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सिंस अवॉइड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमारी स्ट्रेटजी जो 2 है वो एक बेस्ट की समझ ले के स्ट्रेटजी है जिससे हमें एक क्रॉस प्रोडक्ट से जो है वो बच सकते हैं और जो हमारा एग्जीक्यूटिव टेबल है उसके ऊपर काफ़ी रिकॉर्ड जो है ना वो नहीं आएंगे बल्कि उसके ऊपर हमें काफ़ी कम रिकॉर्ड जो है ना वो शो होंगे। तो व्यूअर्स अगर हम इसको क्यूरी प्रोसेसिंग करते हैं, सेंट्रलाइज क्यूरी प्रोसेसिंग इज़ टू चूज़ बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान। अगर हम सेंट्रलाइज क्यूरी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन जो है ना प्लान को हमें क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज़ मोर कम्प्लेक्स, इट आल्सो इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ साइट टू एग्जीक्यूट क्यूरी। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में व्यूअर्स ये काफ़ी काम मुश्किल होता है क्योंकि आपका डाटा जो है ना काफ़ी सारी साइट के ऊपर एग्जीक्यूट होके आ रहा होता है। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, तो सम क्यूरी इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सपोज एम्प्लॉय एंड असाइनमेंट आर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट। व्यूअर्स हमने क्या करते हैं, एम्प्लॉय के टेबल को और असाइनमेंट के टेबल को हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट कर देते हैं और क्या करते हैं, जैसे हमने एम्प्लॉय 1 का एक फ्रेगमेंट बनाया उसके अंदर हमने क्या दिया, सिलेक्शन कर दो एम्प्लॉय नेम इज़ लेस देन इक्वल टू E3 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसी तरह एम्प्लॉय 2 का जो फ्रेगमेंट है उसके अंदर हमने क्या दिया, सिलेक्शन कर दो एम्प्लॉय नंबर इज़ ग्रेटर दैन E3। इसके अंदर जो है ना व्यूअर्स आ जाएगा आपके जो E3 और E3 से कम है जितने भी हैं वो सारे फ्रेगमेंट जो है ना इसके अंदर आ जाएंगे।
और E3 से ऊपर जितने भी हैं उसका फ्रेगमेंट जो है ना एम्प्लाई 2 के अंदर आ जाएगा फ्रॉम एम्प्लाई टेबल। इस तरह अगर असाइनमेंट 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या दिया, सिलेक्शन एम्प्लाई नंबर इज़ लेस दैन इक्वल टू E3 फ्रॉम असाइनमेंट, और ये हमारा असाइनमेंट 1 का जो फ्रेगमेंट उसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह असाइनमेंट 2 के फ्रेगमेंट की बात करते हैं तो सिलेक्शन एम्प्लाई नंबर इज़ ग्रेटर दैन E3 फ्रॉम असाइनमेंट के टेबल में से। तो व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट जो है ना वो क्रिएट हो गया और हमने इनको मुख्तलिफ साइट के ऊपर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3, साइट 4 है। साइट 1 के ऊपर हमने क्या कर दिया, असाइनमेंट 1 को कर दिया, साइट 2 के ऊपर असाइनमेंट 2 को कर दिया, साइट 3 के ऊपर असाइनमेंट एम्प्लाई 1 को फ्रेगमेंट को कर दिया, साइट 4 के ऊपर हमने एम्प्लाई 2 के फ्रेगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और साइट 5 के ऊपर हम रिजल्ट चाहते हैं जो इन्हीं से डाटा जो है ना हमारे पास आएगा, जो क्यूरी हमने पीछे लगाई हुई है कि हमें वो तमाम रिकॉर्ड चाहिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजर जो है ना वो उनके नाम चाहिए। तो व्यूअर्स अगर हम यहाँ पे ये एक समझ लें स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हमने क्या कह दिया है, साइट 5 के ऊपर हमने रिज़ल्ट कर दिया, और यहाँ पे देखें हमारे पास साइट 1 है उसके ऊपर हमारे पास असाइनमेंट 1 का फ्रेगमेंटेशन है, साइट 2 के ऊपर असाइनमेंट 2 का फ्रेगमेंट है, साइट 3 के ऊपर एम्प्लाई 1 का फ्रेगमेंट है, और इसी तरह साइट 4 के ऊपर एम्प्लाई 2 का फ्रेगमेंट है। अब यहाँ पे व्यूअर्स हम एक क्यूरी लगाते हैं, हम कहते हैं कि सिलेक्शन कर दो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी क्या है एज ए मैनेजर है फ्रॉम असाइनमेंट 1 में से, और जो डाटा आएगा उसको हमने क्या कर दिया, असाइनमेंट 1 के फ्रेगमेंट में कर दिया, और इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया साइट 3 के ऊपर, और साइट 3 के ऊपर जाके हमने नेचुरल ज्वाइन जो है ना वो लगा दिया है। हमने कह दिया एम्प्लाई 1 और जो हमारा फ्रेगमेंट आया था नीचे से रिज़ल्ट आया था असाइनमेंट 1 का जो रिज़ल्ट आया था, ये डैश लगा दिया सारे ने, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे असाइनमेंट 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे असाइनमेंट 1 डैश है। इसका मतलब है कि ये जो इसका रिज़ल्ट जो ऊपर हमने गया है इसके रिज़ल्ट को और एम्प्लाई 1 को क्या करेगा, नेचुरल ज्वाइन करेगा, और इसको एम्प्लाई 1 का जो है ना इसके रिज़ल्ट के अंदर डाल के इसको साइट 5 की तरफ ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह नीचे हमने जो है ना असाइनमेंट 2 की अगर बात करते हैं फ्रेगमेंट की, तो यहाँ पे हमने कहा दिया सिलेक्शन कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इक्वल टू मैनेजर है, और जो रिकॉर्ड आए उसको हमने असाइनमेंट 2 के फ्रेगमेंट डैश के अंदर डाल दिया, और वहाँ से डाटा ट्रांसफ़र हो गया आपका साइट 4 की तरफ। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय 2 का फ्रेगमेंट को नेचुरल ज्वाइन लगा दिया हमने असाइनमेंट 2 डैश के साथ, और उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है यहाँ से एम्प्लॉय 2 डैश के ऊपर, और यहाँ से भी डाटा जो है ना आपका साइट 5 की तरफ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय 1 डैश और एम्प्लॉय 2 डैश को यूनियन कर दिया, और यहाँ पे हमका क्या आ जाएगा, एक रिज़ल्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। और दूसरी स्ट्रेटजी के अंदर अगर देखा जाए व्यूअर्स, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे साइट 1 है, साइट 2 है, साइट 3 है, साइट 5 है 4 है, और यहाँ पे हमने रिज़ल्ट पे लगा दिया है कि सिलेक्शन कर दो ई नेम, क्या करो एम्प्लॉय 1 यूनियन एम्प्लॉय 2, और उसको नेचुरल ज्वाइन कर दिया है एम्प्लॉय नंबर, सिलेक्शन कर दो किसकी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी क्या हो, मैनेजर हो, और साथ में क्या कर दिया है असाइनमेंट 1 यूनियन असाइनमेंट 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो है ना डाटा आपका साइट 1, साइट 2, साइट 3 एंड साइट 4 से जो है ना आपका रिजल्ट की तरफ जो है ना वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर पीछे की बात की जाए तो यहाँ पे डाटा एक साइड से दूसरी से फिर तीसरी साइड की तरफ जो है ना वो मूव कर रहा है। यहाँ पे डाटा डायरेक्ट हर साइड से आपकी रिजल्ट जो है ना साइड की तरफ मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि हमने स्ट्रैटेजी पिछले वाली स्ट्रैटेजी ये वाली स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट करनी है या ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। तो इसके लिए भी बस हमें लेट अज्यूम साइज़ ऑफ एम्प्लॉय इसके अंदर 400 रिकॉर्ड है, और असाइनमेंट का जो साइज़ है इसके अंदर हमारे पास 100 रिकॉर्ड है, ये टपल्स हैं। टपल एक्सेस कॉस्ट, किसी भी टपल को एक्सेस करने की कॉस्ट जो है ना वो 1 यूनिट है। टपल ट्रांसफ़र कॉस्ट यानी कि टपल जो है ना एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जो मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं 10 यूनिट है। देयर आर 20 मैनेजर, हम कहते हैं कि जो हमने क्यूरी लगाई है उसकी बेस पे हमें 20 मैनेजर जो है ना वो मिलते हैं जो मुख्तलिफ साइटों के ऊपर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। यानी कि असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 के ऊपर जब हमने क्यूरी लगाई वहाँ से हमें जो है ना वो 20 मैनेजर मिले। डाटा डिस्ट्रीब्यूट इवनली एट ऑल साइट, जितना भी डाटा आपका मुख्तलिफ साइट के ऊपर पड़ा है उससे हमें 20 मैनेजर जो है ना वो मिल रहे हैं। अब
यहाँ पे देखें स्ट्रेटजी 1 क्या आ जाएगी, जो हमारी पिछली पहले वाली स्ट्रेटजी थी। तो उसके ऊपर ये हो रहा है कि हमने क्या किया, प्रोड्यूस कर दिया हमने असाइनमेंट 1 के ऊपर हमने कह दिया कि हमें 20 जो है ना वो रिकॉर्ड जो है ना वो प्रोड्यूस हुए, और 1 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ट्रांसफ़र AG डैश टू द साइड इम्प्लाई 1 की तरफ जो हुई आई थी हमारी, तो वो 20 10 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि इम्प्लाई डैश के अंदर जो इम्प्रूव डाटा आया था वो हमारा आया था 10 ये वाला आ गया, और 10 ये वाला जो ऊपर हमने क्या था, तो ये कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि पहले तो इसका अपनी साइड के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ, और फिर जो नीचे से डाटा 10 रिकॉर्ड ऊपर आया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। ट्रांसफ़र इम्प्लाई टू रिज़ल्ट साइड, अब जैसे ये देखें पहले हमारा यहाँ से डाटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, इसको हमने कह दिया यहाँ से 10 रिकॉर्ड जो है ना हमारे यहाँ तक आए हैं, यहाँ से दोनों रिकॉर्ड से मेरे 10 रिकॉर्ड जो है ना हमारे ऊपर ट्रांसफ़र हो गए, और 10 को एक्सेस करने से हमारे 1 से करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी 10 यहाँ से 10 यहाँ से 20, तो ये हमारे पास टोटल 20 आ गया। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों से रिकॉर्ड, अब यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ना इम्प्लाई से भी आएगा और असाइनमेंट वाला भी आएगा, यहाँ पे इम्प्लाई वाला भी आएगा और असाइनमेंट भी वाला आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे देखे इसको जो है ना वो आगे जाके 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10 रिकॉर्ड यहाँ से जा रहे हैं, 10 रिकॉर्ड यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। ट्रांसफ़र इम्प्लाई टू रिज़ल्ट साइड, यानी कि 20 रिकॉर्ड हमने कह दिया कि 20 मैनेजर ऊपर गए थे, और 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये सबको ऐड करेंगे व्यूअर्स तो ये हमारे पास आ जाएगा 460 आ जाएगा। और अगर इसी तरह स्ट्रेटजी 2 की बात करते हैं, ट्रांसफ़र इम्प्लाई टू साइड 5 400 रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हुए, और उसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। इसी तरह ट्रांसफ़र असाइनमेंट टू साइड 5, तो 1000 रिकॉर्ड था, 1000 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10,000 आ जाएगा। प्रोड्यूस असाइनमेंट डैश बाय सिलेक्टिंग असाइनमेंट, जो हमने उस वहाँ से रिकॉर्ड सेलेक्ट किए थे वो 10 थे, और 10 को 10 से 100 रिकॉर्ड था, तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो यहाँ से हमने कह दिया था कि असाइनमेंट के ऊपर कितना रिकॉर्ड था, 1000 था, ठीक हो गया। अब 1000 जो रिकॉर्ड था वो हमारा उसको प्रोड्यूस किया, तो उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। इसी तरह ज्वाइन करेंगे जब हम एम्प्लॉय को और असाइनमेंट को, तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल 8000 आ जाएंगे, और उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 23,000 आ जाएगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेटजी 1 है वो इज़ मच बेटर दैन स्ट्रेटजी 2 है। तो ये तो यानी कि थी कुछ क्यूरी प्रोसेसिंग के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।